प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, आज हम अंतरा भाग 1 के अंतर्गत आपको अब तक पढ़ाए गए 2 पाठों का पुनरावलोकन करेंगे। एक खाना बदोश कहानी और दूसरे नए की जन्म कुंडली 1। बच्चों, खाना बदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई है। उनका जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था 1950 में। बच्चों, उनकी दलित साहित्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए उन्हें 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया गया था। उन्होंने बच्चों आत्मकथा भी लिखी है। उसका शीर्षक है जूठन, और जूठन के अंग्रेजी संस्करण के लिए 2004 का न्यू इंडिया बुक पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम, घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और आत्मकथा उनकी जूठन है। उनका देहांत 2013 में हुआ था। बच्चों, इस कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। गांव और घर छोड़कर कुछ पैसे कमाने की आस में जो मजदूर शहर की ओर पलायन करता है, वहां उसका किस प्रकार से आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, यह इस कहानी में दर्शाया गया है। मजदूर वर्ग मेहनत करके इज्जत से जीना चाहता है, पर उच्च ताकत वर्ग ऐसा होने नहीं देता। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता की समाज को बांटने में अहम भूमिका है, यह भी इस कहानी के अंदर बताया गया है। शोषक वर्ग इस जातिवादी मानसिकता को एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग अभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, तब वह रोजी रोटी की समस्या में उलझकर रह जाता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा से शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीवन खाना बदोश जैसा जीवन जीने को विवश होकर रह जाते हैं। बच्चों, इस कहानी के अंदर अनेक समस्याएं रेखांकित की गई हैं। सबसे पहली समस्या जो इस कहानी के अंदर रेखांकित है, वह है समाज में जाति भेद अभी भी कायम है। दूसरी समस्या यह है कि मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वह इस यातना को झेलने के लिए विवश है। मजदूर अभी भी नारकीय जीवन जीते हैं, उसके लिए सुविधाओं का अभाव है। समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वे दोहरे शोषण की शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का समाज में अभाव है और समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की एक मानसिकता व्याप्त है। तो बच्चों, ये सारी समस्याएं इस कहानी के अंदर दर्शाई गई हैं। बच्चों, इस कहानी के अंदर बड़े थोड़े से पात्र हैं। सुकिया पाठ का नायक और मानो का पति है। मानो इस पाठ की नायिका है, वो सुकिया की पत्नी है। असगर ईंट भट्टे का ठेकेदार है। मुख्तार सिंह ईंट भट्टे का मालिक है। सूबे सिंह मुख्तार सिंह का बेटा है और वो बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है। महेश दारूबाज है, वो किसनी का पति है। किसनी महेश की पत्नी है, जिसका सूबे सिंह शारीरिक शोषण करता है। और जसदेव भट्टे पर काम करने वाला मजदूर है, जो कि ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। बच्चों, सारांश में यदि इस कहानी को देखें तो सुकिया और उसकी पत्नी मानो कुछ पैसा कमाने के लिए और अच्छा खाने पीने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर में आए हैं। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे। भट्टा मजदूरों को
दड़बे की तरह की छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहना पड़ता था। एक दिन भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का बेटा सूबे सिंह भट्टे पर अपनी सेवा टहल करवाने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किसनी को साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर लाकर दिए। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मानो और सुकिया ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का ईंटों का मकान बनाने का सपना देखने लगे। बच्चों, एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलाया। वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। उसकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी। सुकिया और मानो उसे झोंपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अकेलेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले गई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुकिया से ईंट पाथने और सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो को अपनी सारी ईंटें टूटी हुई मिली। असगर ठेकेदार ने टूटी हुई ईंटों को मजदूरी देकर लेने से साफ इनकार कर दिया। सुकिया सारी बात समझ गया और मानो का हाथ पकड़कर बोला कि यह लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वह लोग भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। बच्चों, आपने दूसरा पाठ पढ़ा, नए की जन्म कुंडली 1। यह गजानन माधव मुक्तिबोध का एक विचार प्रधान निबंध है। उनका जन्म 1917 में श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। उनका देहांत 1964 में हुआ था। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक के अनुसार संघर्ष एवं विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में ना जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं, किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना ही नहीं पाते हैं। बच्चों, इस पाठ के सारांश को देखते हैं। लेखक अपने एक मित्र को अत्यंत बुद्धिमान समझता है। मित्र की तार्किक विश्लेषण क्षमता अद्भुत है, इसलिए लेखक अपने मित्र की प्रतिभा से प्रभावित था। उसके अनुसार सौंदर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। वह उसके माथे की लकीरों के सौंदर्य की तुलना मर्म वचन लिखे हुए कागज से करता है। 12 वर्षों बाद बच्चों लेखक की अपने मित्र से मुलाकात होती है। तब भी वह उसके आकर्षण में कोई कमी नहीं पाता, लेकिन लेखक को अपने और अपने मित्र के व्यवहार और रुचियों में अंतर दिखाई देता है। उसका मित्र जिद्दी है, वह राजनीति अपना लेता है और साहित्यिक रचनाएं भी करता है। लेखक को चित्रकला, नृत्य कला और मानव वंश शास्त्र की जानकारी है। आदतों और व्यवहार के अंतर को लेखक दो ध्रुवों का भेद मानने लगा। सांसारिक समझौते ना करने की आदत ने मित्र के व्यक्तित्व को असामान्य बना दिया। लेखक ने
अपनी सोचने, समझने और कार्य करने की एक शैली को माना है। वह अपने कार्यों से लोगों को प्रसन्न रखता था, लेकिन उसका मित्र समझौतावादी नहीं था। कर्तव्य पालन के प्रति उसमें क्रूरता और निर्दयता थी, इसलिए वह असफल, नामहीन और आकारहीन रह गया। उसका मित्र अपनी जिंदगी को भूल का एक नक्शा कहता है। वह छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, पर उसे एक भव्य असफलता मिली। बच्चों, एक बार चांदनी रात में पेड़ के नीचे लेखक चुपचाप उससे बातें कर रहा था। लेखक ने पूछा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो उसने कहा, संयुक्त परिवारों का विघटन। लेखक को उसका कथन सही लगा। लेखक ने पूछा, इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई? उसने उत्तर दिया, राजनीति और साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। राजनीति को जन कल्याण से ही कुछ भी नहीं लेना देना। राजनीति में लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। इसलिए स्वतंत्रता के बाद गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी समाप्त नहीं हुई है। आजादी के बाद जातिवाद का उदय इसी का दुष्परिणाम है। सर्वत्र अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। कोई नया नहीं खोजना चाहता, पुराना लौट कर नहीं आ सकता और नए पुराने का स्थान नया नहीं ले सकता। घर के बाहर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, संघर्ष करने की बातें की जाती हैं, परंतु अपने पराये का भेद सामने आने पर सब चुप हो जाते हैं। धर्म भावना चली गई, किंतु वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। नए मानक और मूल्य परिभाषाहीन तथा आकारहीन हो गए। वे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। तो बच्चों, ये था आपका दूसरा पाठ। बच्चों, इन दोनों पाठों के विषय में यदि आपने विस्तार से पढ़ना है तो जिन तिथियों में आपको ये पढ़ाए गए हैं, आप हर घर पाठशाला पोर्टल पर जाकर संबंधित व्याख्यान को सुन सकते हैं, वहां पर वीडियो देख सकते हैं। और बच्चों, आज के इस पाठ के बाद आपको कार्यपत्रक में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा और उस पर 20 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी होगी। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। आपको उस प्रश्नोत्तरी को हल करना है और उसका परिणाम आपको उसी समय उस प्रश्नोत्तरी के अंत में मिल जाएगा। आपने किन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, किन के सही दिए और उनका सही उत्तर क्या था, यह भी आपको इस प्रश्नोत्तरी को करने के बाद पता चल जाएगा। इसलिए आज की पाठशाला में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।